दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष विश्व भूगोल के अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। आज हमारा 240वां लेक्चर है। बहुत ही कमाल की सीरीज चल रही है दोस्तों। इसी सीरीज में दोस्तों 150 लेक्चर में आपको संपूर्ण इतिहास की क्लास दी गई है। आगे 80 लेक्चर में आपको संविधान क्लास की दी गई है और उसके बाद दोस्तों 231 नंबर से हम विश्व भूगोल की क्लास को कवर कर रहे हैं। आज का अगर क्लास आप देखते हैं दोस्तों तो 7171 से लेकर के 7200 यानी 7200 सवाल दोस्तों ऑन स्क्रीन हम अपनी क्लास में कवर कर चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है दोस्तों यह है पृथ्वी की आंतरिक संरचना जिसमें आज हम पढ़ेंगे दोस्तों किसके बारे में, भूप्रपटी के बारे में, मेंटल के बारे में और कोर के बारे में। यहाँ से संबंधित बहुत सारे सवाल हैं जो आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो उन सभी पर चर्चाएं किया जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई विषय के लिए फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किए गए हैं, तो आप चाहें तो इन फाउंडेशन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट किया जाए आज की क्लास को। चलिए तैयार हो जाइए जवाब देने के लिए। पहला सवाल है दोस्तों कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करने की सबसे विश्वसनीय विधि कौन सी है। अच्छा, एक बात आप समझते हैं, जहां पर आज व्यक्ति चंद्रमा पर चला गया है तो ये पता है कि चंद्रमा की धरती कैसी है, चंद्रमा का वातावरण कैसा, वहां का वायुमंडल कैसा है, वहां के गुरुत्वाकर्षण के बारे में सब पता चल गया। व्यक्ति चंद्रमा को छोड़िए मंगल तक चला गया और भी कई उपग्रहों के बारे में, कई ग्रहों के बारे में उसके पास जानकारी है, सौरमंडल के बारे में जानकारी है, आकाशगंगा के बारे में जानकारी है और कई हजार प्रकाश वर्ष दूर जो चीजें स्थित है उनके बारे में भी जानकारी है। लेकिन सही मायने में हमें हमारी पृथ्वी के बारे में ही जानकारी नहीं है। ठीक है, अभी भी बहुत कुछ शोध के द्वारा ढूंढा जा रहा है। अभी हाल फिलहाल में आपने सुना होगा धरातल के 700 किलोमीटर नीचे क्या मिला दोस्तों, महासागर का पता चला। वो इतना बड़ा महासागर है कि ये अभी वर्तमान में पृथ्वी पर जितना महासागर है उसका 3 गुना पानी उस अकेले महासागर में है। आप कल्पना करो कि कितना बड़ा महासागर होगा। ठीक है, तो इसी तरह से दोस्तों अभी हमें पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जानने में बहुत समय है। अभी धीरे धीरे चीजें निकल कर आ रही हैं और हमेशा कुछ न कुछ सुनने को मिलता है। तो दोस्तों आज तक कोई पृथ्वी के भीतर गया तो नहीं, थोड़ी बहुत सुरंग बनाई गई हैं, तो बहुत बड़ी बहुत गहरी सुरंग नहीं दोस्तों, कम गहराई वाली सुरंगें हैं, तो उनसे थोड़े बहुत चीजें पता चली हैं। लेकिन दोस्तों सही मायने में तो देखा जाए कि पृथ्वी के धरातल के अंदर दोस्तों बहुत गहराई है और वहां तक आज तक कोई जा नहीं पाया। तो फिर सबसे विश्वसनीय विधि कौन सी है दोस्तों, सबसे विश्वसनीय विधि मानी जाती है भूकंपीय तरंग। क्या माना जाता है दोस्तों, भूकंपीय तरंग जो है दोस्तों इसको सबसे विश्वसनीय विधि माना जाता है। क्यों, क्योंकि दोस्तों ये तरंग 3 वैरायटी की होती हैं। आप पढ़ेंगे तरंग 3 वैरायटी की होती है। एक होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी और तीसरा होता है धरातलीय, जिसे लव वेव्स भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये 3 तरह के वेव्स होती हैं। इन वेव्स की अपनी खासियत है। कुछ तो दोस्तों जैसे प्राइमरी है वो ठोस, द्रव, गैस तीनों में चल सकती है। वहीं पर दोस्तों जो सेकेंडरी वेव्स है वो द्रव में नहीं चलती है। तो उनके चलने, उनके मार्ग के आधार पर दोस्तों डिसाइड हो जाता है कि कहाँ पर द्रव होगा और कहाँ पर ठोस होगा। इस तरह से दोस्तों बहुत कुछ जानने में मदद करती है। तो सबसे विश्वसनीय विधि कौन सी है, भूकंपीय तरंग। एक ऐसा सवाल है जो ज्यादातर बच्चे इसका जवाब नहीं दे पाते। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि भूकंप तरंगों के अध्ययन तथा अन्य सभी प्रमाणों के अनुसार गहराई बढ़ने के साथ पृथ्वी के किन गुणों में वृद्धि होती है। जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं किन गुणों में वृद्धि होती है दोस्तों, तो याद रखेगा ये जो वृद्धि होती है दोस्तों 2 चीजों में वृद्धि होती है। एक तो दोस्तों जितना अंदर जाएंगे उतना तापमान बढ़ता जाएगा। तापमान क्या हो जाएगा दोस्तों, तापमान में वृद्धि हो जाएगी। आपको पता होगा दोस्तों 100 मीटर अंदर जाने पे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसी तरह से जितने गहराई में जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। ठीक है, और दूसरा है दोस्तों घनत्व। ठीक है, घनत्व, जी हाँ दोस्तों घनत्व, तो घनत्व भी दोस्तों बढ़ता जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो 2 चीजों में दोस्तों ये बढ़ोतरी होती है, किसमें घनत्व और किसमें दोस्तों ये आपका टेम्परेचर में। अगर हम पृथ्वी के घनत्व की बात करें, अगर हम पृथ्वी के घनत्व की बात करें तो पिछली कक्षा में दोस्तों हम लोगों ने चर्चा किया था पृथ्वी के घनत्व के बारे में, जो कितना था दोस्तों 5.5 ग्राम प्रति घन क्यूब। क्या था दोस्तों, घन सेंटीमीटर ना, घन सेंटीमीटर। ठीक है, घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो याद रखेगा दोस्तों ये था क्या, पृथ्वी का घनत्व जो मापा गया था ये था। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि पृथ्वी के अंदर के हिस्से को
किन 3 भागों में बांटा गया है? पृथ्वी के भीतर का जो हिस्सा दोस्तों उसको कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन सा हिस्सा है दोस्तों? तो पहला भाग है भूपर्पटी। क्या है दोस्तों नाम इसका? इसे कहते हैं भूपर्पटी। भूपर्पटी को कई जगह पे दोस्तों क्रस्ट लिखा हुआ मिलता है, तो घबराइएगा मत, भूपर्पटी ही क्रस्ट है, इसको याद रखिएगा। इसी तरह से दोस्तों दूसरा भाग है मेंटल। क्या है दोस्तों? पृथ्वी का जो दूसरा भाग है वो है मेंटल, और जो तीसरा भाग है दोस्तों वो है कोर। क्या है दोस्तों? कोर। तो ये 3 भागों में बांटा गया है। भूप्रपटी है जिसे हम क्रस्ट के नाम से जानते हैं, मेंटल है और कोर है। ये 3 भाग है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, ठीक है। मेंटल को दोस्तों आवरण कहते हैं। मेंटल को क्या कहा जाता है दोस्तों? मेंटल को आवरण। जैसे भूप्रपटी को क्रस्ट कहते हैं ना, उसी तरह से मेंटल को आवरण कहा जाता है। और जो कोर है दोस्तों इसको केंद्रीय भाग कहा जाता है। कोर का मतलब क्या है दोस्तों? पृथ्वी का केंद्रीय भाग, केंद्रीय भाग, ठीक है। चलिए, तो ये कुल मिला जुला के दोस्तों ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, आइए कुछ बातें यहां पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा। ये नीचे से लेकर ऊपर तक इसे याद रखेगा। जो हमारा धरातल दोस्तों, ये तो आप जल है, ये क्या है दोस्तों? ये जल है जो आपको दिख रहा है यहां पर। ये क्या हो गया दोस्तों? ये जल हो गया, यानी वाटर, ठीक है। ये दोस्तों आपका क्या हो गया? पर्वत हो गया। इसी तरह से तमाम स्थल खंड भी यहां मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो ये दोस्तों पृथ्वी का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है दोस्तों, ये वो हिस्सा है, ठीक है। तो दोस्तों इसी को कहते हैं लिथोस्फीयर। क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर दोस्तों याद रखेंगे 5 किलोमीटर से लेकर के 100 किलोमीटर तक की मोटाई किसकी होती है दोस्तों? ये लिथोस्फीयर की मोटाई होती है, ठीक है। और ये जो सबसे ऊपरी हिस्सा है दोस्तों, इसी को कोनराड असंबद्धता कहते हैं। अभी आगे मैं बताऊंगा आपको कोनराड असंबद्धता क्या होता है, तो आप आगे जान पाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए दोस्तों याद रखिएगा लिथोस्फीयर है। लिथोस्फीयर के बाद दोस्तों लिथोस्फीयर के बीच से दोस्तों स्टार्ट हो जाता है अपर मेंटल, ऊपरी मेंटल जिसे हम कहते हैं। उसके बाद नीचे जाएंगे तो निचला मेंटल मिलेगा, फिर कोर मिल जाएगा, ठीक है। अभी आप आगे बढ़िए, जब सवाल आएगा तो एक एक ये सबसे सवाल बनेगा दोस्तों। ये सब क्या होते हैं, कितने किलोमीटर पे शुरू होते हैं, ये सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले आपको याद रखना कि जहां जिस धरातल पर हम रहते हैं यही भूपर्पटी है, या इसी को हम क्रस्ट कहते हैं। इसके नीचे जाएंगे तो आपको मेंटल मिलेगा, ठीक है। आपके मन में बहुत सारा सवाल होगा, सर कितने किलोमीटर मोटाई है इसकी, कितना किलोमीटर मोटा मेंटल है, सब आपको बताया जाएगा और आज की क्लास में ही बताया जाएगा। कंप्लीट स्टडी कराई जाएगी, ठीक है। बस आप समय दीजिए और यहाँ सवाल देखिए, सवाल पे फोकस करेंगे तो आंसर अपने आप मिलता जाएगा, ठीक है। तो एक सवाल यहाँ दे रहा दोस्तों कि भूपर्पटी अंदर की तरफ कितने किलोमीटर तक का क्षेत्र है, ठीक है। यानी सीधे सीधे किसकी बात कर रहा है दोस्तों? भूपर्पटी की। हो सकता है कल आपसे भूपर्पटी न देकर किसके बारे में पूछ ले दोस्तों? क्रस्ट के बारे में पूछ ले। तो क्रस्ट कुछ अलग से तो है नहीं, जो क्रस्ट है दोस्तों वही भूपर्पटी है। और इसकी मोटाई कितनी होती है दोस्तों? तो याद रखिएगा 34 किलोमीटर तक। कितना दोस्तों? 34 किलोमीटर तक दोस्तों क्या होता है दोस्तों? ये भूपर्पटी होता है, ये अंदर की तरफ, यानी धरातल यहीं से शुरू हो रहा है, जिस धरती पर हम सभी खड़े हैं, ठीक है, जहां पर हमारा घर मकान बना है, यहीं से शुरू होता है। और कहां तक दोस्तों? 34 किलोमीटर तक दोस्तों ये क्रस्ट पाया जाता है, ऐसी मान्यता है। अलग अलग वैज्ञानिक भी दोस्तों अलग अलग चीजें मानते हैं, लेकिन आप यही मानिए। कह रहा भूपर्पटी जो है ये पृथ्वी के कुल आयतन का कितना भाग घेरी है, ठीक है। मान लीजिए पूरी पृथ्वी तो दोस्तों बहुत बड़ी है, उस पूरी पृथ्वी पर दोस्तों ये जो क्रस्ट या भूपर्पटी है इसका कितना हिस्सा दोस्तों? तो दशमलव में है, 0.5%। आप कल्पना करो कितना दोस्तों? 0.5%। इसी तरह से दोस्तों, अच्छा ये तो दोस्तों क्रस्ट की बात हो गई। क्रस्ट कितना है दोस्तों? 0.5%। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर जब क्रस्ट इतना है तो मेंटल कितना होगा? मेंटल सबसे ज्यादा दोस्तों 83%। मेंटल कितना है दोस्तों? 83% है। इसी तरह से जो कोर वाला हिस्सा है दोस्तों, कोर कितना है दोस्तों? तो कोर है 16%, ठीक है। 83, 639, ठीक है। कोर है जो 16%। ये दोस्तों एक मोटी मोटा आंकड़ा 83, 16 और 0.5%, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, करा किस विज्ञानी यानी वैज्ञानिक के अनुसार भूपटल का ऊपरी भाग अवसाद निर्मित परतदार शैलों से बना हुआ है, ठीक है। उनका कहना है कि भूपर्पटी का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो परतदार शैलों से बना हुआ, परत दर परत वो बना हुआ है। और ये सबसे पहले दोस्तों किसने कहा था? तो स्वेस ने कहा था। इनका नाम ही स्वेस है दोस्तों, याद रखिएगा। सबसे पहले इन्होंने कहा था कि जो हमारी भूपर्पटी है ये परतदार शैलों से बनी। शैल मतलब पत्थर, परतदार मतलब धीरे धीरे पत्थर के ऊपर पत्थर जमा होते चले गए। इस तरह से दोस्तों इस धरातल का निर्माण हुआ है, ठीक है। इसी कारण दोस्तों जब कभी कहीं खुदाई होती है तो ऊपर की मिट्टी अलग होती है, अंदर की मिट्टी अलग होती है, और अंदर जाएंगे तो आपको कंकड़ पत्थर मिलने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये परतदार होने की वजह से ऐसा होता है, और सबसे पहले इसके बारे में स्वेस महोदय ने बताया था। ये तथ्य आप याद रखेंगे, ठीक है।
आगे बढ़िए दोस्तों, ये सियाल क्या होता है दोस्तों? तो जैसे आप भूप्रपटी के बारे में पढ़े दोस्तों, तीन चीजें पढ़े ना, जब आप पढ़े पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जब आपने पढ़ा तो आपने कुल तीन चीजों के बारे में पढ़ा, ठीक है। पहला हिस्सा क्या पढ़ा दोस्तों? पहला पढ़ा भूप्रपटी, क्या पढ़ा दोस्तों? भूप्रपटी पढ़ा। दूसरा हिस्सा क्या पढ़ा दोस्तों? दूसरा पढ़ा मेंटल के बारे में। और तीसरा पढ़ा दोस्तों कोर के बारे में, ठीक है। ये तो दोस्तों विभाजन का एक तरीका है, ठीक है। इसी तरह से पृथ्वी के आंतरिक संरचना का विभाजन का एक और तरीका है दोस्तों, वो विभाजन जो है दोस्तों, वो जो संरचना बताता है वो भी कहता है दोस्तों तीन प्रकार है। कितने प्रकार दोस्तों? तीन प्रकार। तो कहता है पहला है सियाल, क्या दोस्तों? सियाल, ठीक है। दूसरा हिस्सा है दोस्तों सीमा, और तीसरा हिस्सा है दोस्तों नीफे, क्या दोस्तों? वो ऐसे कहता है। अब आप कहेंगे सर ये सब क्या होता है, ठीक है। तो जैसे विभाजन ये है, जैसे मैंने कहा आदमी दो टाइप के होते हैं, आपने कहा सर छोटा और बड़ा, एक ने कहा मोटा और पतला, एक ने कहा गोरा और काला, ऐसे तो बहुत सारे वैरायटी होते हैं। उसी तरह से आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे तो ये दो चीजें आपको विशेष रूप से पढ़नी है। एक तो आंतरिक संरचना जिसमें हम भूप्रपटी, मेंटल और कोर के बारे में पढ़ते हैं। दूसरी संरचना के तहत दोस्तों हम सियाल, सीमा और नीफे के बारे में पढ़ते हैं। यहां जो सवाल दोस्तों सियाल के बारे में है कि सियाल क्षेत्र में किन तत्वों की बहुलता होती है। तो जो सियाल शब्द है ना, SIAL, तो याद रखेगा एस माने क्या हो जाता है दोस्तों? SI कहा जाता है सिलिका को, क्या किससे कहा जाता है? सिलिका को। और जो AL शब्द है दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है? एल्यूमिनियम को, ठीक है। सिलिका और एल्यूमिनियम की दोस्तों अधिकता होती है, तभी तो इसका नाम सियाल पड़ा। क्या पड़ा? सियाल। तो यहां किसकी अधिकता हो जाएगी दोस्तों? याद रखेगा सिलिका, सिलिका, सिलिका और एल्यूमिनियम, 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 एल्यूमिनियम की क्या होती है दोस्तों? यहां अधिकता होती है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे किस वाले में? सियाल में। इसी तरह सीमा में क्या आ जाएगा? सिलिका और मैग्नीशियम आ जाता है। चलिए अभी आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा सब सवाल आपको, एक एक करके देखिए। करा सियाल परत में प्रमुख चट्टान कौन सी पाई जाती? कौन सी चट्टान है दोस्तों जो सियाल में पाई जाती है? तो सियाल में अभी मैंने आपको दो चीजें पढ़ाया, कभी मत भूलिएगा दोस्तों, सिलिका को मत भूलिएगा, सिलिका को मत भूलिएगा, प्लस दोस्तों एल्यूमिनियम को मत भूलिएगा, ठीक है। एल्यूमिनियम को मत भूलिएगा, ठीक है। सिलिका और एल्यूमिनियम की अधिकता पाई जाती है, याद रखेंगे, ठीक है। और कौन सी चट्टान दोस्तों? तो याद रखेगा ग्रेनाइट चट्टान। कौन सी दोस्तों? सियाल की खासियत है कि इसमें कौन सी प्रमुख चट्टान पाई जाती? तो ग्रेनाइट, याद रखेगा। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ग्रेनाइट और ग्रेफाइट में बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। मैं अभी आगे आपको एक चैप्टर मिलेगा चट्टान, तो वहां मैं आपको बताऊंगा कि ग्रेनाइट और ग्रेफाइट में क्या अंतर होता है। अभी अपने भाषा में आप समझ जाइए, जो हम पेंसिल यूज करते हैं ना, उसमें ग्रेफाइट होता है, उसको छीलते हैं तो हमेशा फाइट करता है, ठीक है, फाइट। तो याद रखेगा फाइट, वहां ग्रेफाइट होता है। और जो जमीन पर दोस्तों मार्बल वगैरह लगाए जाते हैं उसमें ग्रेनाइट का यूज करते हैं, ठीक है, वो ग्रेनाइट होता है, ठीक है। तो ग्रेनाइट और ग्रेफाइट बिल्कुल अलग अलग है दोस्तों, इसको आप ध्यान रखेंगे। ये जो सियाल परत है इसमें प्रचुर मात्रा में दोस्तों ग्रेनाइट पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, ग्रेफाइट मत याद कीजिएगा कभी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आइए। लिख रहा है जो सीमा है सर, इसमें किन तत्वों की बहुलता पाई जाती है? तो लिख तो दिया है, SI मतलब सिलिका, Ma मतलब मैग्नीशियम, वैसे मैग्नीशियम को Mg कहते हैं, ठीक है, लेकिन आप याद रखिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों? सिलिका, सिलिका और क्या दोस्तों? मैग्नीशियम। क्या हो जाता है दोस्तों? मैग्नीशियम, ठीक है। सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है, इसी कारण दोस्तों इसे क्या कहा जाता है? इसे सीमा नाम दिया गया। क्या नाम दिया है? सीमा। इसका मतलब सर जो आपने आगे नीफे बताया, नीफे, NIFE, नीफे में निकिल और फेरस की अधिकता होती है। किसकी अधिकता होती है? निकिल और फेरस की अधिकता होती है। आइए एक नए मैप से दोस्तों कुछ और चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बहुत आराम से देखिएगा। ये है दोस्तों पूरी की पूरी पृथ्वी, ठीक है, ये पूरी की पूरी पृथ्वी है, ठीक है। अब इसमें दोस्तों जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, जो लाल कलर वाला दिख रहा है ना, यही क्या दोस्तों? ये क्रस्ट है। क्या दोस्तों? इसी को हम क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट का मतलब क्या हो गया दोस्तों? क्रस्ट का मतलब हो गया भूपर्पटी। क्या हो गया दोस्तों? ये आपका भूपर्पटी हो गया। और ये आपको क्रस्ट वाला हिस्सा मिल रहा है। थिकनेस जो है दोस्तों वो 0 से 100 किलोमीटर, और अभी मैंने पीछे बताया दोस्तों कि कहीं कहीं पर 0 से 34 किलोमीटर दिया है। ये दोस्तों जो सबसे ऊपरी परत है उसका हिस्सा है, जो उसके अंदर का हिस्सा है वो 100 किलोमीटर तक जाता है, ठीक है। यानी 0 से लेकर 100 किलोमीटर तक ही आप याद रखेगा। ये क्या है दोस्तों? ये मुख्य रूप से है, ठीक है। ये क्या है दोस्तों? ये जो हमारी भूपर्पटी इसकी संपूर्ण मोटाई है, इतना मोटा भूपर्पटी है जो आपको यहां पतला सा दिख रहा है।
है। ये जो दूसरा नंबर है दोस्तों ये मेंटल का है। ये क्या है दोस्तों, ये जो येलो वाला एरिया दिख रहे हैं दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, ये मेंटल है। क्या दोस्तों, मेंटल, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम आवरण कहते हैं। मेंटल को हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, आवरण के नाम से भी जानते हैं। ये दोस्तों 2900 किलोमीटर मोटाई तक है। कहां तक दोस्तों, यह 2900 किलोमीटर तक जाएगा। तो देखिए दोस्तों मेंटल कहां से है, यहां से मेंटल स्टार्ट हो रहा है, ये वाले पॉइंट से, यहां से दोस्तों मेंटल स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये मेंटल यहां तक, और ये मेंटल दोस्तों, अच्छा ये नीचे तक मत जाएगा दोस्तों, ये मेंटल देखिए दो चीजें हैं, ये यहां तक आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला मेंटल वाला एरिया हो गया, यहां देख रहे हैं ना, यहां से स्टार्ट हुआ है और यहां पे दोस्तों क्या हुआ है, अंत हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला एरिया दोस्तों मेंटल है, और मेंटल को एक काम करता हूं ना, इसको यहां से हटा के यहां लिख देता हूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। ये 2900 किलोमीटर तक मोटाई होती है दोस्तों मेंटल की, कहीं दिया होगा, नहीं दिया रहा है तो कोई बात नहीं। इसके बाद दोस्तों जो तीसरा हिस्सा होता है वो होता है कोर का, और कोर में दो चीजें होती है। ये देखिए जो ये वाला कोर है ना, ये दोस्तों आउटर कोर है। क्या दोस्तों, ये बाहरी भाग है, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, बाहरी कोर है, आउटर कोर कहा जाता है। और जो अंदर वाला हिस्सा दिख रहा है ना, ये वाला हिस्सा, ये क्या है दोस्तों, ये आंतरिक कोर है। क्या दोस्तों, ये आंतरिक भाग है, पृथ्वी का आंतरिक कोर है, ठीक है। तो ये दोस्तों ये भी मोटा है, ठीक है। तो अभी आपने जो पीछे पढ़ा दोस्तों कि अगर आप मोटाई की बात कीजिए तो मोटाई में हमने आपको क्या बताया कि जो सबसे ऊपरी परत है दोस्तों ये 0.5% मोटा है। कितना दोस्तों, इसकी मोटाई कितनी है, इसकी मोटाई 0.5% है। वहीं आपने मेंटल की मोटाई दोस्तों पढ़ा कि दोस्तों 83% मोटा है। और ये अंदर वाला जो हिस्सा था दोस्तों, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, केंद्र से लेकर यहां तक का जो हिस्सा है, इसकी मोटाई आपने पढ़ा 16%। 16% में दोनों हैं, आंतरिक और बाह्य दोनों है, ठीक है। ये तो हो गया दोस्तों संरचना, किस आधार पर, ये जो है क्रस्ट, मेंटल और कोर के आधार पर। अब जो आपने सियाल, सीमा और नीफे पढ़ा वो भी देख लीजिए इसी में, ठीक है। तो सबसे ऊपर दोस्तों जो ऊपर वाला हिस्सा होता है दोस्तों उसी को सियाल कहते हैं, ठीक है। सियाल सबसे ऊपर वाला होता है, यानी आप कह सकते हैं जो क्रस्ट वाला हिस्सा होता है वो स्पेशली सियाल में होता है, ठीक है। इसके बाद जो मेंटल वाला हिस्सा होता है दोस्तों, जो मेंटल वाला हिस्सा होता है ये स्पेशली मेंटल वाला हिस्सा सीमा का होता है, ठीक है। और दोस्तों क्या हो जाता है, जो नीफे है दोस्तों, नीफे ये दोस्तों याद रखेगा ये कोर वाला हिस्सा हो जाता है, ठीक है। कोर वाला हिस्सा ये निकिल और फेरस से बना हुआ है, ठीक है। तो याद रखेगा इसमें भी जो बाहरी कोर है दोस्तों लिक्विड का बना हुआ है, जो आंतरिक कोर है ये सॉलिड में है, ठीक है। और याद रखेंगे इसकी मोटाई दोस्तों कहां तक आती है, तो 2900 किलोमीटर गहराई तक आता है। उसी तरह से आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो 5100 किलोमीटर तक ये बाहरी कोर है, और उसके भीतर जाएंगे दोस्तों तो पूरी की पृथ्वी की जो त्रिज्या है दोस्तों 6378 किलोमीटर ना, वो यहां से स्टार्ट होती है और यहां तक जाती है, ठीक है। 6378 किलोमीटर आपको पढ़ाया गया होगा, ठीक है। तो ये दोस्तों पूरा का पूरा मैप है, अगर इसके माध्यम से आप समझ गए तो बहुत आसान हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें मैं आपको सिखाता हूं, समझाता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दे रहा दोस्तों कि ज्वालामुखी उद्गार के समय किस परत से गर्म और तरल लावा जो है बाहर निकलता है। अब देखिए कहीं भी ज्वालामुखी की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो ज्वालामुखी का आकार कुछ इस तरह का होता है दोस्तों। अब कहीं ज्वालामुखी अगर फटता है दोस्तों तो इसके अंदर से क्या निकलता है दोस्तों, ये अंदर मैग्मा भरा होता है। क्या होता है दोस्तों, मैग्मा। जब ये मैग्मा बाहर आ जाता है तब उनसे क्या कहते हैं, लावा कहते हैं, ठीक है। जब ये मैग्मा क्या आ जाता है दोस्तों, बाहर आ जाता है, तब हम इसे क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। और ये दोस्तों कहां पर भरा होता है, तो आप सर किस देखिए भूपर्पटी पे तो होगा नहीं, ये मेंटल वाले हिस्से में भरा होता है। मेंटल, अब देखिए यहां दो चीजें हैं, चाहे आप कहिए कि दोस्तों ये मेंटल वाले हिस्से में भरा होता है, चाहे आप कहिए कि ये आवरण वाले हिस्से में बना होता है, एक तो ये कह सकते हैं। दूसरा दोस्तों आपका जवाब क्या हो सकता है कि सर ये सीमा वाले हिस्से में होता है। सीमा मतलब सिलिका और मैग्नीशियम जहां अधिकता होती है, ये उस वाले हिस्से से होकर आता है। तो क्या कोई जवाब गलत है क्या, नहीं सर, बात तो एक ही है, ठीक है। और इसकी मोटाई कितनी होती है दोस्तों, तो इस वाले परत की मोटाई दोस्तों 2900 किलोमीटर मोटा परत है दोस्तों, एक तक जाता है, तो इसको भी याद रखेंगे। आगे बढ़िए, करा नीफे। नीफे का मतलब क्या हो गया दोस्तों, NIFE। और नीफे में क्या हो जाता है दोस्तों, हो जाता है यहां पर निकिल आ जाता है और फेरस आ जाता है, निकिल और फेरस, ठीक है, याद रखेंगे। निकिल और फेरस की अधिकता पाई जाती है। इस जो है परत का निर्माण किससे हुआ दोस्तों, तो निकिल और फेरस से हुआ है, यह आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इसमें भी दोस्तों आपने दो चीजें पढ़ा, एक दोस्तों बाहरी कोर पढ़ा, एक बाहरी कोर के बारे में पढ़ा और एक आंतरिक कोर के बारे में पढ़ लिया। किसके बारे में, एक पढ़ा आपने आंतरिक कोर के बारे में, बाहरी कोर और आंतरिक कोर के बारे में, ठीक है।
है। तो याद रखेंगे जो बाहरी कोर है दोस्तों वो द्रव अवस्था में है, जो आंतरिक कोर है दोस्तों ये ठोस अवस्था में, आपने ये भी देख लिया ना। तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। जो बाहरी कोर है दोस्तों ये कितने किलोमीटर तक मिलता है दोस्तों, तो बाहरी कोर दोस्तों ये 5100 किलोमीटर तक है, ठीक है। और जो आंतरिक कोर है वो 6378 किलोमीटर तक है। तो ये दोस्तों आंकड़ा एक है, ये भी आप साथ में याद करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है कि ऊपरी जो क्रस्ट है, ठीक है, क्रस्ट, ठीक है, और निचले क्रस्ट के बीच में। अच्छा दोस्तों सीधे हम आ गए कहां पर, अब जो सबसे ऊपर पड़ा था क्रस्ट का मतलब क्या दोस्तों, ये जो क्रस्ट शब्द लिखा है इसका मतलब क्या है, तो क्रस्ट का मतलब है भूपर्पटी। क्या दोस्तों, भूपर्पटी, ठीक है, भूपर्पटी। भूपर्पटी के बारे में पढ़ा दोस्तों कि भूपर्पटी एक जगह पढ़ा कि 0 से लेके 34 किलोमीटर, और एक बार पढ़ा दोस्तों कि 0 से लेके 100 किलोमीटर तक। तो दोस्तों ये 34 और 100 के बीच में जो डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस इसीलिए है कि ऊपर वाले हिस्से को ऊपरी क्रस्ट कहते हैं और नीचे वाले हिस्से को निचला क्रस्ट कहते हैं। यानी ऊपरी भूपर्पटी और निचला भूपर्पटी, इन दोनों के बीच के जो सीमा क्षेत्र दोस्तों उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे कहा जाता है दोस्तों कोनराड असंबद्धता। क से क्रस्ट याद रखेगा और क से क्या याद रखेंगे, कोनराड, ठीक है। क्या कहते हैं दोस्तों, कोनराड असंबद्धता। क्या कहते हैं, कोनराड असंबद्धता। इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा एक चीज बताइए, अगर गेहूं में गेहूं मिला दीजिए तो आप बता पाएंगे, नहीं सर। गेहूं में चावल मिला दीजिए तब सर बता लेंगे। उसी तरह से दोस्तों ये जो ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट है इसमें अंतर होता है। तो अंतर होगा तो जाहिर सी बात है आप पहचान भी जाएंगे। तो दोस्तों जहां पर ये अंतर मिलता है ना, उसी वो जो स्थान है दोस्तों उसी को कोनराड कहते हैं। क्या कहते हैं, कोनराड। और आप वैसे भी जानते हैं कि क्रस्ट में किसकी अधिकता पाई जाती है, सियाल की। सियाल में सिलिका और एल्युमिनियम की अधिकता पाई जाती है। तो याद रखेंगे दोस्तों यहां आपका जवाब क्या हो जाएगा, कोनराड असंबद्धता। ये दोस्तों किससे संबंधित है, ऊपरी और निचले क्रस्ट से। आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं और आपको दिखाते हैं, ठीक है दोस्तों। ये देखिए जो कोनराड असंबद्धता है ये आपको यहां नजर आ रहा होगा, ठीक है, ये आपको यहां नजर आ रहा होगा कोनराड असंबद्धता। ये सबसे ऊपर ही है दोस्तों, ये क्या है आपका कोनराड असंबद्धता। हिंदी में क्या कहते हैं, असंबद्धता कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं कोनराड डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, याद रखेंगे। और दोस्तों जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, ये मैं लाइनिंग दे रहा हूं दोस्तों, ये ठीक है, ये वाला हिस्सा है दोस्तों, ठीक है। इसके ऊपर क्या है दोस्तों, ये ऊपरी क्रस्ट है। ये क्या है दोस्तों, ये आपका ऊपरी क्रस्ट है। क्या है, यह ऊपरी क्रस्ट है, ऊपरी भूपर्पटी है। और ये जो नीचे वाला हिस्सा है दोस्तों ये यहां तक, ठीक है, यहां तक जो हिस्सा दोस्तों, ये वाला जो हिस्सा है, हाईलाइट कर रहा हूं, ये वाला जो हिस्सा दोस्तों ये क्या है दोस्तों, ये आपका निचला क्रस्ट है। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका निचला क्रस्ट है। तो ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट में क्या पाया जाता है, दोनों के बीच में ये कोनराड असंबद्धता पाया जाता है। तो आप इसको याद रखेगा। इसके बाद दोस्तों अपर मेंटल आ जाता है। यहां से दोस्तों आपका क्या हो जाता है, ये ऊपरी मेंटल है, ठीक है, ऊपरी मेंटल है। उसके नीचे जाएंगे तो ये आंतरिक मेंटल, ये वाला जो हिस्सा दोस्तों ये आंतरिक, ये क्या है दोस्तों, ये आंतरिक मेंटल है, ठीक है, आंतरिक मेंटल है, ठीक है। तो जहां से मेंटल स्टार्ट हो जाएगा, यानी सबसे ऊपर क्या था दोस्तों, मैं यहां पे लिख देता हूं, सुनिएगा ध्यान से। सबसे ऊपर था दोस्तों ऊपरी क्रस्ट, ध्यान से समझिएगा। पहले था ऊपरी क्रस्ट, ठीक है, नीचे था दोस्तों निचला क्रस्ट, निचला क्रस्ट, ठीक है, ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट। इन दोनों के बीच में क्या आ गया दोस्तों, इन दोनों के बीच में आ गया कोनराड असंबद्धता। क्या आ गया, कोनराड असंबद्धता। इसके बाद दोस्तों आपने पढ़ा कि इसके नीचे क्या आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा दोस्तों ऊपरी मेंटल। क्या आ जाएगा, ऊपरी मेंटल आ जाएगा। और नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों, निचला मेंटल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, निचला मेंटल आ जाएगा। तो अब एक बात और समझिए, जब ऊपरी मेंटल निचला मेंटल आया तो पहले क्रस्ट और मेंटल के बीच में भी एक परत बनेगा। तो दोस्तों उसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है मोहो असंबद्धता। क्या कहा जाता है, मोहो असंबद्धता। कोनराड असंबद्धता ये दोनों क्रस्ट के बीच में होता है। मोहो असंबद्धता ये निचले क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में होता है। और दोनों मेंटल के बीच में दोस्तों क्या होता है, तो गुटेनबर्ग होता है। क्या होता है दोस्तों, याद रखेंगे, गुटेनबर्ग असंबद्धता जो है, नहीं, ऊपरी मेंटल निचले मेंटल की बात करना, रेपिटी होता है। यहां पे क्या होता है, एक सेकेंड यार, क्या हो गया, कैसे मिटेगा, लिख देता हूं फिर से, सुनिएगा। तो यहां क्या था दोस्तों, ये था
ऊपरी मेंटल, ठीक है, ऊपरी मेंटल, ठीक है, ऊपरी मेंटल था। इन दोनों के बीच में दोस्तों रेपेटी आता है, पहले क्या आता है दोस्तों, याद रखेंगे, इनके बीच में रेपेटी आता है, रेपेटी असंबद्धता, ठीक है। इसके बाद और नीचे आएंगे दोस्तों तो आपको क्या मिल जाता है, यहां फिर से मिल जाएगा ऊपरी कोर, बाह्य कोर ना, ऊपरी कोर, और नीचे मिल जाएगा दोस्तों आंतरिक कोर, क्या मिल जाएगा, ऊपरी कोर और आंतरिक कोर मिल जाता है। अब जो निचला मेंटल होता है, निचला मेंटल, ठीक है, यहां पे है, और निचले मेंटल के बाद क्या आ जाता है दोस्तों, आपका कोर आ जाता है, तो इसके बीच में आ जाता है गुटेनबर्ग, क्या आ जाता है, यहां आ जाता है गुटेनबर्ग असंबद्धता, गुटेनबर्ग असंबद्धता, समझ में आ रहा है ना। फिर से याद करो, ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच में कोनराड आता है, निचले क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में मोहो असंबद्धता आती है, ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच में रेपेटी असंबद्धता आती है, निचला मेंटल और ऊपरी कोर के बीच में गुटेनबर्ग आ जाता है, फिर ऊपरी कोर और आंतरिक कोर के बीच में दोस्तों यहां क्या आ जाता है, यहां आ जाता है लेहमैन, क्या आ जाता है दोस्तों, लेहमैन असंबद्धता। तो कितनी असंबद्धता हो गई दोस्तों, यहां पर एक असंबद्धता है, यहां 2 है, यहां पर 3 है, यहां पर 4 है, यहां पर 5 है, ठीक है, ये 5 होता है, ठीक है। तो याद रखेगा कोमो रेगुलो, ठीक है, कोमो, ठीक है, कोमो रेगुलो, रेगुलर, ठीक है, रेगुलर ऐसे याद रखेगा, ठीक है, रेगुलर, ठीक है। तो आपको यहां समझ में आ जाएगा, तो को माने हो जाएगा कोनराड हो जाएगा, मो माने हो जाएगा मोहो, रे माने हो जाएगा रेपेटी, और रेगुलर में गु माने हो जाता है गुटेनबर्ग, और लर माने क्या हो जाएगा दोस्तों, लेहमैन हो जाता है, ठीक है। तो याद रखेगा, यहां कोमो रेगुलर याद रखेंगे तब आपको ध्यान आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसका कुछ चित्र बनता है। अब आइए एक एक चीज हम देखते हैं तो फटाफट आप इसका जवाब दे पाएंगे। करा क्रस्ट मुख्य रूप से किन तत्वों से मिलकर बना दोस्तों, तो क्रस्ट को हम कहते हैं क्या भैया, क्रस्ट को हम कहते हैं भूपर्पटी, क्रस्ट को हम क्या कहते हैं, भूपर्पटी, और भूपर्पटी किससे मिलकर बना हुआ दोस्तों, सियाल से। सियाल मतलब क्या हो गया दोस्तों, सियाल मतलब क्या हो गया, सिलिका हो गया, सिलिका हो गया, सिलिका हो गया, और क्या हो गया दोस्तों, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, सिलिका हो गया और एल्यूमिनियम हो गया, जिससे किसका निर्माण हो जाता है दोस्तों, जिससे क्रस्ट का निर्माण हो जाता है, ठीक है। यही तो जवाब होगा, कुछ अलग से थोड़े पढ़ना, बस इतनी चीजें जाननी है, ठीक है। अच्छा, एक चीज दोस्तों और पूछता है यहां पर, ऐसे पूछता है कि क्रस्ट पर मुख्य रूप से कौन से तत्व अधिक पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व पूछता है। अगर उस केस में पूछेगा तो सबसे ज्यादा, अगर आपसे पूछे तत्व के बारे में कि सबसे ज्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है, तब आप याद रखेगा दोस्तों, सबसे ज्यादा पाए जाने वाला भूपर्पटी पर तत्व कौन सा है दोस्तों, सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के बाद आप कोई दूसरा नाम लीजिएगा, तो पहले पे ऑक्सीजन रखिएगा, दूसरे पे दोस्तों क्या याद रखेंगे, सिलिका याद रखेगा, और तीसरे पे क्या याद रखेंगे दोस्तों, एल्यूमिनियम याद रखेंगे, ठीक है। तब दोस्तों आप ये ध्यान दीजिएगा, अगर शब्द क्या दे दिया है, तत्व, तब, ठीक है, अगर शब्द क्या दे दिया, तत्व, तो एकदम विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, अन्यथा गलती होगी और आप इसको सुधार भी नहीं पाएंगे। अगला सवाल देखिए, लिख रहा भूपर्पटी की रचना में वजन के अनुसार ऑक्सीजन की हिस्सेदारी दोस्तों कितनी होती, कितनी हिस्सेदारी है ऑक्सीजन की भूपर्पटी पर, ठीक है। तो दोस्तों याद रखेंगे, ये जो हमारी भूपर्पटी है, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, इसमें सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, पाया जाने वाला तत्व कौन सा दोस्तों, तो याद रखेंगे वह तत्व है ऑक्सीजन। कौन सा तत्व है दोस्तों, ऑक्सीजन। और कितने मात्रा में, परसेंट वाइज कितना दोस्तों, तो 46.6%, कितना, 46.60% दोस्तों क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है पूरे भूपर्पटी पर। सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। अगले सवाल पर आइए, लिख रहा भूपर्पटी की रचना में सिलिकॉन जो है दोस्तों, जिसे हम सिलिका कहते हैं, उसकी हिस्सेदारी कितनी है, ठीक है। तो इसके सिलिका की हिस्सेदारी दोस्तों 27.72% है, ठीक है। आप 27 को उल्टा कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा 27.72% दोस्तों क्या पाया जाता है, याद रखेंगे यह सिलिका की हिस्सेदारी है। और सिलिका दोस्तों भूपर्पटी पर दूसरा सबसे ज्यादा पाए जाने वाला दोस्तों तत्व है, इसे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों, अच्छा प्रचार वाली बात आ गई, ठीक है। याद रखेंगे स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई विषय के लिए किताबें लॉन्च की गई। आप एक मौका दीजिए, कभी जुड़िए हमारे साथ, फिर देखिए दोस्तों हमारी किताबों में भी उतना ही दम होता है जितना दम इस क्लास में है। पढ़कर मजा खूब आ रहा होगा ना। जिन बच्चों ने पीछे की क्लास नहीं देखा, भैया 240वें नंबर का लेक्चर है, तो 240 के पहले 239 लेक्चर दिया गया है, आप एक बार उन्हें भी देख लीजिए, मजा खूब आएगा, ठीक है। आगे पढ़िए, लिख रहा भूपर्पटी की रचना में एल्यूमिनियम, ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपने पढ़ा सर्वाधिक पाए
जाने तत्व में क्या आता है दोस्तों, सबसे पहले पढ़ लिया ऑक्सीजन के बारे में, दूसरे नंबर पे दोस्तों आपने सिलिका के बारे में पढ़ लिया है, और तीसरे नंबर पे दोस्तों आपने एल्युमिनियम के बारे में पढ़ लिया। यही तो पढ़ा। तो याद रखेगा ऑक्सीजन जो कितना पाया जाता है दोस्तों, 46.6% पाया जाता है। उसी तरह से सिलिका कितना पाया जाता है, तो 27.72% पाया जाता है। उसी तरह जो एल्युमिनियम है इसकी मात्रा कितनी है दोस्तों, तो 8.13%। कितनी मात्रा है, 8.13%। ये किसकी मात्रा दोस्तों, ये एल्युमिनियम की मात्रा है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी तरह से अगला सवाल एक दे रहा है कि भूपर्पटी की रचना में लौह यानी लोहे की हिस्सेदारी कितनी है। ठीक है, कितना लोहा पाया जाता दोस्तों, तो याद रखेगा जो 46 था और यहाँ 27 था, सब जोड़ते हुए आएंगे और 8 को भी जोड़ लेंगे दोस्तों, तो अभी भी परसेंटेज यहाँ बचा है। तो याद रखेंगे यहाँ लोहे का जो फीसदी है दोस्तों कितना है, कितना लोहा पाया जाता है दोस्तों, 5%। ठीक है, चलिए यहीं पर दोस्तों एक क्रस्ट वाली बात समाप्त हो जाती है और अब नई बात शुरू होती मेंटल की। करा मेंटल कितने किलोमीटर तक फैला हुआ दोस्तों, तो 100 किलोमीटर से मेंटल स्टार्ट होता है और कहां तक जाएगा दोस्तों, यह 2900 किलोमीटर तक फैला हुआ। कहां तक दोस्तों, 2900 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और इसमें सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है दोस्तों, तो सीमा पाया जाता है। जहां एसआई का मतलब क्या होता है दोस्तों, सिलिका होता है, सिलिका होता है, और एमजी का मतलब क्या होता है दोस्तों, मैग्नीशियम होता है। यही ना, सिलिका होता है और मैग्नीशियम होता है। ठीक है, तो याद रखेगा। ठीक है, इसी तरह से आपने पढ़ा था कोमोराडो कोमो रेगुलर। ठीक है, क्या पढ़ा था दोस्तों, को पढ़ा था, उसके बाद आपने मो पढ़ा था, फिर रेगुलर पढ़ा था ना, रेगुलर पढ़ा था, ये पढ़ा था दोस्तों। तो को क्या करता है दोस्तों, को बांट देता है किसे, ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट को। ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच में क्या पाया जाता है दोस्तों, निचले क्रस्ट के बीच में ये कोनराड असंबद्धता पाई जाती है। उसी तरह से मोह क्या करता है दोस्तों, मोह का मतलब होता है मोहो, मोहो असंबद्धता। ठीक है, याद रखेंगे मोहो असंबद्धता, यह निचला क्रस्ट प्लस क्या पाया जाता है दोस्तों, निचला क्रस्ट प्लस मत करिए यहाँ पे। ठीक है, निचला क्रस्ट और यहाँ क्या कर लीजिए, ये अलग हो रहा है दोस्तों ऊपरी मेंटल से। ठीक है, ऊपरी मेंटल। ठीक है, तो निचले क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में क्या पाया जाता है, यह मोहो असंबद्धता पाई जाती है। तो यहीं पर आप नोट करके लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि पृथ्वी के अंदर कौन सा भाग बेसाल्ट पत्थरों के समूह की चट्टानों से बनता है। जब आपने शुरू किया था दोस्तों, जब आपने सियाल वाला पढ़ा था, सियाल, ठीक है, आपने पढ़ा था सिलिका और एल्युमिनियम, और ये पढ़ा था दोस्तों जो भूपर्पटी होता है उसके बारे में। ठीक है, भूपर्पटी यानी आपने पढ़ा था क्रस्ट वाले पॉइंट में। ठीक है, और यहां पर दोस्तों कौन सी चट्टान के बारे में पढ़ा था, तो यहां सर्वाधिक मात्रा में ग्रेनाइट चट्टान के बारे में पढ़ा था कि भाई यहां ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं। कब पढ़ा था दोस्तों, जब आपने सियाल पढ़ा था। अब तो दोस्तों आप मेंटल के बारे में पढ़ रहे हैं। मेंटल में दोस्तों सीमा यानी सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा पाई जाती है। और यहां पर किस प्रकार के पत्थर होते हैं दोस्तों, तो बेसाल्ट पत्थर मिलते हैं। ठीक है, किस वाले में दोस्तों, याद रखेंगे मेंटल में। ठीक है, कहां पर दोस्तों, ये मेंटल जिसे हम आवरण कहते हैं, ये उस वाले हिस्से की कहानी है। ठीक है, और मेंटल में किस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है दोस्तों, तो सीमा की मात्रा अधिक पाई जाती है। यह भी आप याद रखेंगे। भाई मेरी क्लास में एक चीज है ना, मैं खूब चीजों को जोड़कर पढ़ाता हूं, जितना ज्यादा जोड़कर पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको याद रहेगा। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों, अगला सवाल देखिए। करा मेंटल पृथ्वी के कुल आयतन का कितना भाग घेरे हुए दोस्तों, तो दोस्तों मैंने पहले भी बता चुका कि मेंटल जो है दोस्तों ये 83% भाग को घेरे हुए है। ठीक है, तो आप इस प्रकार कह सकते हैं दोस्तों कि सर्वाधिक हिस्सा, सर्वाधिक भाग किसका है दोस्तों, सर्वाधिक भाग दोस्तों इस मेंटल का ही है। ठीक है, सर्वाधिक भाग किसका दोस्तों, मेंटल का ही है। वरना अगर आप भूपर्पटी की बात कीजिए, जो हमने पीछे पढ़ा है, अगर आप भूपर्पटी यानी अगर आपने क्रस्ट की बात किया, तो क्रस्ट की मोटाई कितनी दोस्तों, केवल 0.5%। कितना दोस्तों, 0.5% है, ये आप ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए इसी तरह से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि क्रस्ट, ठीक है, क्रस्ट व मेंटल के बीच के सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं, क्रस्ट और मेंटल। तो जैसे क्रस्ट बोला, मतलब क्रस्ट बोलने का मतलब क्या दोस्तों, निचला क्रस्ट। ठीक है, और मेंटल बोलने का मतलब क्या है, ऊपरी मेंटल। ठीक है, तो हमको दोस्तों इन दोनों के बीच में जो स्थान है दोस्तों, हमको इसके बारे में बताना। ठीक है, और आपने कोमो के बारे में पढ़ा होगा। कोमो मतलब मोह मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, यही क्या है, यह मोहो असंबद्धता है। क्या दोस्तों, यह मोहो असंबद्धता है, जो इस सवाल का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। मोहो
मोह असंबद्धता। ऐसे ही दोस्तों सवाल पूछता है, अगर आप ध्यान नहीं देंगे ना तो कभी भी इस सवाल का आप जवाब नहीं दे पाएंगे। ठीक है, हर बच्चा कंफ्यूज है, नहीं भरोसा तो आप अपने मित्रों से पूछ कर देखो कि कितनी चीजें उसे याद है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब तो ढेर सारे सवाल इस पर बनने वाले हैं। लिख रहा ऊपरी और निचले मेंटल के बीच में क्या पाया जाता है दोस्तों, आइए पहले लिखते हैं दोस्तों। यहां लिख दिया हमने ऊपरी मेंटल, क्या कर दिया दोस्तों, यहां कर दिया हमने ऊपरी मेंटल। ठीक है, उसके बीच में दोस्तों यहां पर कोई असंबद्धता है उसके बारे में बताना है, और इसके नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, निचला मेंटल। ठीक है, निचला मेंटल। आपने क्या पढ़ा था दोस्तों, कोमोराडो के बारे में पढ़ा था, कोमो रेगुलर के बारे में पढ़ा था। तो कोनराड तो क्रस्ट वाले में हो जाएगा, यहां मेंटल के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, और मोहो जो होता है दोस्तों वो हो जाता है उसमें क्या बोलते हैं, निचले क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में। यहां मेंटल के बीच में पूछ रहा है तो रेगुलर है। रे माने क्या हो जाता है दोस्तों, रे का मतलब होता है रेपेटी असंबद्धता। क्या होता है दोस्तों, रेपेटी असंबद्धता। रेगुलर था ना तो रेपेटी। फिर ग माने हो जाएगा गुटेनबर्ग। ठीक है, तो ये वाला जो आप पॉइंट देख रहे हो दोस्तों, यही क्या है, यह रेपेटी असंबद्धता है, यह आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए इसी तरह से अगला सवाल दे रहा दोस्तों कि जो हमारा क्रोड है इसका निर्माण किससे हुआ। क्रोड किसे कहते हैं दोस्तों, तो क्रोड पृथ्वी के आंतरिक संरचना में भीतरी हिस्सा है, पृथ्वी का भीतरी भाग है दोस्तों, जिसे हम क्रोड नाम देते हैं। ठीक है, क्रोड को दोस्तों हम क्या कहते हैं, क्रोड भी कहते हैं और कोर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोड भी कहते हैं और कोर भी कहते हैं। करा यह किन तत्वों से मिलकर बना हुआ दोस्तों, तो यह नीफे से मिलकर बना हुआ। नीफे का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, नीफे का तात्पर्य है यह निकिल और फेरस से मिलकर बना हुआ। ठीक है, और जो क्रोड है दोस्तों दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक दोस्तों बाहरी क्रोड है जो द्रव अवस्था में है, एक दोस्तों आंतरिक क्रोड है जो ठोस अवस्था में है। ठीक है, किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में है। तो आपने ये भी देख लिया। अगले सवाल पर आइए दोस्तों। अगला सवाल लिख रहा है कि निचले मेंटल तथा ऊपरी क्रोड के बीच में, अब आपने कहा आ गया रेपेटी में रे के बाद गुलर आ जाएगा। ठीक है, तो जो निचला मेंटल है, जो निचला मेंटल है, इसके बीच में दोस्तों कोई असंबद्धता है, क्योंकि इसके बाद क्या दोस्तों ऊपरी क्रोड है। ठीक है, तो जो असंबद्धता है दोस्तों उसे किस नाम से जाना जाता है यहाँ पर, तो याद रखिएगा रेगुलर में गु आ गया ना, तो गु से हो जाता है दोस्तों गुटेनबर्ग। क्या हो जाता है दोस्तों, गुटेनबर्ग असंबद्धता। क्या आ जाता है, गुटेनबर्ग असंबद्धता, डिस्कंटिन्यूटी, ये आ जाएगा। तो जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, गुटेनबर्ग। ठीक है, गुटेनबर्ग हो जाएगा, याद रखेंगे। जिस बच्चे को फार्मूला नहीं याद होगा तो आप हमेशा कंफ्यूजन में रहेंगे और कभी भी इन सवालों का सही उत्तर आप नहीं दे सकते। बहुत सिंपल सा बात है, आप एकदम याद रखिए तो दिक्कत ही नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर फिर से एक बार देख लीजिए जो चीजें थी। यहां हम लोगों ने कोनराड के बारे में पढ़ा, मोहो के बारे में पढ़ा, गुटेनबर्ग के बारे में पढ़ा, लेहमैन के बारे में पढ़ा। लेहमैन अभी आगे आने वाला दोस्तों, रेगुलर में लेहमैन आने वाला है। लेहमैन क्या करता है दोस्तों, ये आंतरिक, ये देखिए ऊपरी मेंटल है, ये ऊपरी मेंटल करें यार, ये ऊपरी बाहरी कोर है, यह क्या है दोस्तों, यह बाहरी कोर है, और ये क्या दोस्तों, ये आंतरिक कोर है। ठीक है, तो बाहरी कोर और आंतरिक कोर के बीच में क्या पाया जाता है दोस्तों, लेहमैन असंबद्धता पाई जाती है। अब वो आपका दोस्तों अगला सवाल बनेगा। ठीक है, तो लिख रहा है बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। ठीक है, यहां पर देखिए दोस्तों, एक तरफ हमने लिखा बाह्य क्रोड, इसके बीच में दोस्तों कोई असंबद्धता है, यही आपको बताना है। दूसरी तरफ क्या है दोस्तों, आंतरिक क्रोड है। ठीक है, और ये अंतिम नंबर पर आता है। ठीक है, तो ये जो क्रोड है दोस्तों ये कौन सा है, तो रेगुलर में ग पढ़ा था दोस्तों, ग माने हो गया तो गुटेनबर्ग, और लर माने क्या हो जाता है, लेहमैन। क्या हो जाता है दोस्तों, लेहमैन असंबद्धता, इसे पढ़ते हैं हम, क्या पढ़ते हैं, लेहमैन असंबद्धता पढ़ते हैं। तो इस सवाल का जो सही जवाब है क्या हो जाएगा, लेहमैन असंबद्धता हो जाएगा। ठीक है, और आगे आ जाइए दोस्तों। कह रहा है केंद्रीय भाग पृथ्वी के कुल आयतन का कितना भाग घेरे है, तो दोस्तों हमने शुरू में पढ़ा जो क्रस्ट है वो कितना घेरा है, 0.5% घेरा है। जो दोस्तों मेंटल है, जो मेंटल वाला हिस्सा है वो कितना घेरा है, वो 83% घेरा है। और जो दोस्तों कोर वाला हिस्सा है वो कितना घेरा है, वो 16% हिस्सा है। ठीक है, तो आपको मैंने पहले भी बता दिया और इसके माध्यम से एक बार फिर से आपने तीनों देख लिया। तो जब तीनों देख लिया तो कंपैरिजन कर लिया आपने कि कौन सा ज्यादा कौन सा कम। तो सर्वाधिक भाग कौन घेरे हुआ, मेंटल के बाद कोर, और कोर के बाद दोस्तों क्रस्ट का नंबर आता है। कह रहा पृथ्वी में प्रत्येक 100 मीटर की गहराई पर जाने पर औसतन कितना तापमान दोस्तों बढ़ता है, घटेगा थोड़े नहीं, घटेगा तो ठंडी आने लगेगी, और जमीन के भीतर जाओगे तो गर्मी होगा।
क्योंकि अंदर तो दोस्तों मैग्मा है, ये चीजें है ना, तो गर्मी भरा पड़ा है। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों यहाँ 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बात कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, प्रत्येक 100 मीटर की गहराई पर दोस्तों इस स्पीड से दोस्तों गर्मी बढ़ती जाती है। मान लीजिए अंदर गए तो आपको मिला 35 डिग्री, तो कुछ पल बाद दोस्तों 100 मीटर और जाएंगे तो 35 में 3 जोड़ देंगे तो 38 हो जाएगा। ऐसे बढ़ता जाएगा और एक कंडीशन ऐसे आएगा जब ये 100 से भी ऊपर चला जाएगा। ठीक है, हर बार ऐसा होता है, याद रखेंगे। कुछ टाइम बाद दोस्तों आंकड़ा बदल भी जाता है। लिख रहा है पृथ्वी के धरातल से लगभग 100 किलोमीटर से लेकर के 300 किलोमीटर तक भीतर जाने पर दोस्तों जो तापमान होता है वो जो बढ़ता है अब थोड़ा स्टेबल मोड में। इसके पहले 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा था और अब कितना बढ़ेगा दोस्तों, केवल 2 डिग्री सेल्सियस की स्पीड से दोस्तों ये बढ़ेगा। ठीक है, अब धीरे धीरे दोस्तों बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे। इसी तरह से जब 300 किलोमीटर से ज्यादा अंदर जाएंगे ना, तब ये तापमान दोस्तों आ जाता घटकर 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। ठीक है, ये धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा, तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। लिख रहा है जो धात्विक क्रोड है दोस्तों उसका तापमान कितना होता है, तो धात्विक क्रोड का तापमान होता है दोस्तों 2000 डिग्री सेल्सियस। किसका, जो धात्विक क्रोड है। ठीक है, जो अंदर का क्रोड है, पृथ्वी का आंतरिक भाग है। ठीक है, जो धातु का बना है, और धातु का कौन सा बना है दोस्तों, तो जो पृथ्वी का एकदम आंतरिक क्रोड है। ठीक है, आंतरिक क्रोड आपने पढ़ा कि आंतरिक क्रोड दोस्तों ये ठोस अवस्था में, जबकि जो बाह्य क्रोड है वो द्रव अवस्था में, तो ये उसकी बात कर रहा है। वहां पर दोस्तों टेम्परेचर माना जाता है कि 2000 डिग्री सेल्सियस है दोस्तों, ये पृथ्वी के गर्भगृह का जो टेम्परेचर है मैं उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आज का सेशन समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे विषय जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं ये उन्हीं के दोस्तों हैंड रिटन नोट्स हैं, आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। मैंने पूरी क्लास दोस्तों मतलब हर विषय की क्लास यूट्यूब पर पहले ही पढ़ा रखी है, ये उसी का दोस्तों नोट्स हैं, आप चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, और बाकी दोस्तों डेली क्लासेस चल रही हैं, आप समय दीजिए, जुड़िए हमारे साथ और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। 240 लेक्चर जो आपको पढ़ाया गया, जितने सीरियस मोड में मैं दोस्तों आज पढ़ा रहा हूं, आज सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, ऐसे ही दोस्तों पूरी दिल्लगी से, पूरी शिद्दत के साथ आपको हर क्लास दी गई है, चाहे वो संविधान की क्लास हो, चाहे वो इतिहास की क्लास हो, और चाहे भूगोल की क्लास हो। ठीक है, आप जुड़े रहेंगे तो आगे भूगोल समाप्त हो जाएगा दोस्तों, इसके बाद हम लोग साइंस वगैरह स्टार्ट करेंगे। बस आप जुड़े रहिए साथ में, ताकि आपका धीरे धीरे एक एक विषय कंप्लीट होता जाए। जिन बच्चों ने अभी ये वीडियोस नहीं देखा, आपके पास पूरा समय है, आप पीछे जाकर दोस्तों प्लेलिस्ट में जाकर अलग अलग वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे दोस्तों तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, वीडियो को शेयर कीजिए और अपने ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने टेलीग्राम ग्रुप में, और कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है। ठीक है, चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।